हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का पाठ 8 किसान, जमींदार और राज्य, इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण भाग जहां से शुरू होता है इस चैप्टर का, वो है मुगल काल में किसान और कृषि उत्पादन, यानी फार्मर्स एंड फार्म प्रोडक्शन इन द मुगल पीरियड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इसके पहले का जो बैकग्राउंड है वो देख लिया है, यानी कि मुगल वंश का पूरा स्थापना कैसे रहा, और अबुल फजल ने जो अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी उसके बारे में भी देखा। और उन्हीं स्रोतों के आधार पर अब समझते हैं थोड़ा कि मुगल काल में किसान और जो किसानों का उत्पादन था वो किस प्रकार था। पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने से पहले एक और बेहद खास जानकारी आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं या किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको यहाँ 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। निःशुल्क रूप से आप सारी की सारी पढ़ाई यहाँ पर अपनी जारी रख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकते हैं। तो इसी बेहद खास इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और देखते हैं कि मुगल काल में किसान और कृषि उत्पादन कैसा रहा था। अब हमने ये तो डिटेल में देख ही लिया है कि मुगल काल जो है वो 1526 से और लगभग 1857 तक चलता रहा, और इसके कुछ प्रमुख शासकों की भी बात हमने की थी। अगर उन शासकों की आप देखना चाहें तो हमने जो चर्चा की थी आपसे, ठीक है, हाँ, ये हमने आईने अकबरी की भी चर्चा की और हमने ये मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के शासकों की भी बात की थी। बाबर से शुरू होता हुआ हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर तक आया। और इस शासन खंड में जो किसानों की स्थिति रही या फार्मर्स की जो कंडीशन और फार्म एक्टिविटीज या प्रोडक्शन रहा उसकी चर्चा हम करेंगे। अब इसमें अकबर के काल में जो महत्वपूर्ण भू राजस्व प्रणाली और भू राजस्व प्रणाली ने कैसे खेतीहर किसानों को, काश्तकारों को प्रभावित किया और क्या सिस्टम बना, इसके इर्द गिर्द घूमते हुए हम थोड़ा सा किसानों की स्थिति और प्रोडक्शन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत एक कृषि प्रधान देश था, जो आज भी है, और लगभग 85% लोग जो है कृषि से जुड़े हुए थे। इसमें कोई समस्या नहीं था। और जो ग्रामीण पूरा परिवेश था उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें चल रही थी, एक तो कृषि और एक दस्तकारी। दस्तकारी बोलते हैं एक तरह से हाथों से की जाने वाली कला अपने हाथों की जो कला होती है उससे जो चीजें बनाई जाती हैं, मिट्टी की चीजें, लकड़ी की चीजें, कटाई बुनाई वाली चीजें, है ना, ये दस्तकारी है। तो ये दोनों चीजें एक साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चल रही थी। इन लोगों में किसान और जमींदार दोनों सम्मिलित थे, और एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो जमींदारों का भी था। तो एक तो किसान थे जो खेतीहर किसान किसानी करते थे, उस किसान में भी 2 प्रमुख चीजें आप बिल्कुल ध्यान रख के चलेंगे जो आपको समझने में इंपॉर्टेंट रूप से आएगा। एक, अगर आप किसान की बात करें तो इसमें एक होगा खेतीहर किसान जिसकी अपनी खेत है और उसमें फसल उगा रहा है, और एक होंगे कृषि मजदूर जिनकी अपनी जमीन नहीं है लेकिन वो उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये आप बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, वो उस समय दिखाई पड़ते थे। तो जो किसान था वो 2 पार्ट में था। एक तो खेतीहर किसान था जिसकी अपनी जमीन थी, अपनी मिल्कियत थी, वो उस पर काम कर रहा था, और दूसरे कुछ मजदूर लोग जो थे जो किसानी करते थे, यानी आके उस खेतों में काम करते थे। विशेष करके ये निम्न जाति के होते थे। ये मैं आपको शॉर्ट क्रक्स बताते हुए चलता हूं ताकि आपको बहुत पॉइंट्स रटने ना पड़े, है ना। निम्न जाति के होते थे। इसमें भी 2 चीजें इंपॉर्टेंट रूप से डिवाइडेड थी। ठीक है, एक होता था इसमें खुद काश्तकार, खुद काश्त, और एक हुआ इसमें पाही काश्त। क्या मतलब है? जिसकी अपनी जमीन उसी गांव में है जहां उसका परिवार रहता है, वो खेती कर रहा है, वो खुद काश्त है। पाही काश्त ये होता था जो दूसरे गांव में जाके ठेके पे जमीन लेकर काम करता था, परिवार कहीं और था। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था मुगल कालीन किसानी का। साथ साथ इसके गांव की अर्थव्यवस्था, पंचायत, ये सारी चीजें और जाति व्यवस्था भी चल रही थी। तो जो एक वर्ग किसान का था और इसमें ऊपर जमींदार था। तो जमींदार जाहिर सी बात है एक तरह से एजेंट था साम्राज्य का, जो कर वसूलवाता था, जिसके पास ज्यादा जमीन थी, मिल्कियत थी और काफी कुछ उसके नियंत्रण में रहता था। तो इन दोनों वर्गों का संबंध कृषि उत्पादन से था, और इन दोनों वर्गों के पारस्परिक रिश्ते भी रहते थे। देखिए, ये जो जमींदार होता था ये शोषण भी करता था, लेकिन रिश्ता भावनात्मक और गांवों से और आपस में इतना ज्यादा जुड़ा हुआ था कि लोग इसका बहुत खिलाफत नहीं कर पाते थे। तो इन दोनों वर्गों में यानी किसान और जमींदार में पारस्परिक रिश्तों के ताने बाने से ही कृषक समाज अथवा खेतिहर समाज का निर्माण हुआ। और कृषक समाज की मौलिक इकाई कौन सी थी? गांव। यानी जाहिर सी बात है ये गांव था और गांव में ही ये किसानी होती थी। ये किसान और इसके साथ साथ जमींदार
तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही थी जो पूरा उस समय मुगल काल में किसान और कृषि उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। किसान गांव में रहकर कृषि कार्य किया करते थे। ये किसान वर्ग भर अलग अलग वर्ष भर अलग अलग ऋतु में पैदावार से जुड़े थे, जैसे जमीन की जुताई करना, बीजों की बुआई करना और फसल की कटाई करना। ये इंपॉर्टेंट चीज था। कृषि भी 2-3 तरह की होती थी, विशेषकर से रबी और खरीफ। देखिए जो कृषि होती है, जो कृषि उत्पादन होता है, यहां थोड़ा सा भूगोल आप समझ लीजिए। इसमें प्रमुख रूप से 3 फसलें होती हैं, एक रबी, एक खरीफ और एक होती है जैद। रबी ये सर्द ऋतु की फसलें हैं जो मुख्य रूप से आपको दिसंबर से अप्रैल तक, एक आध महीना आगे पीछे इसमें आप ले सकते हैं, अप्रैल तक चलती है। मुख्य फसल अगर देखें तो गेहूं है, उस समय इसका उत्पादन नहीं था उतना। खरीफ आप मुख्य रूप से देखें तो जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक या अक्टूबर तक आप रख सकते हैं, ठीक है। और जैद जो है वो अप्रैल से जुलाई, जिसमें लीची, खीरा, ककड़ी ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये रबी खरीफ जैसी फसलें मुख्य रूप से वहां उगाई जाती थी, जिसमें जो प्रोसेस होता था वो क्या प्रोसेस होता था, खेतों में बुआई करना, जुताई करना, फसल की कटाई करना। अब यहां पर श्रम का विभाजन भी था। महिलाएं जो है वो छोटे मोटे काम करती थी, जैसे सोहाई करना, कटाई करना, जोतने उतने का काम पुरुष करते थे। इसके अतिरिक्त ये लोग शक्कर बनाने और तेल निकालने जैसे भी कृषि का आधारित उत्पादन करते थे। यानी किसान की स्थिति क्या थी, एक तो कृषि और एक था कृषि आधारित कार्य या व्यापार। कृषि आधारित व्यापार, जैसे मान लीजिए कि कृषि से सरसों उगा लिया, तिलहन का फसल, फिर उससे तेल बना के बेच रहे हैं, है ना, शक्कर बना रहे हैं गन्ने से, ये सारी चीजें भी होती हुई दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, तो ये किसानों की स्थिति एक उस समय थी, ये किसानों का ताना बाना मुगल काल में था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी क्षेत्रों की भूमि खेती की दृष्टि से एक जैसी नहीं थी, कई तरह की खेती थी। एक परौली खेती थी जिसमें बहुत ज्यादा जमीनें जैसी थी, जो मैदानी इलाके की जमीनें थी, गंगा यमुना दोआब जो बहुत उपजाऊ था। एक परती था जो कुछ सालों के लिए खाली छोड़ा जाता था कि उसकी उत्पादकता बढ़ जाए। इसके अलावा एक बंजर जमीन थी जहां पर कोई बस नहीं सकता, कोई खेती नहीं हो पाती थी। तो अलग अलग खेती के अलग अलग जमीनें थी। मैदानी इलाके या उपजाऊ भूमि में इलाकों में तो किसान वर्ष भर खेती करते थे, लेकिन देश में बहुत सारी सूखी जमीन वाले क्षेत्र थे, पहाड़ी क्षेत्र थे, तो यहाँ पर खेती में अलग अलग कठिनाइयां भी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत के भू क्षेत्र में किसानों को कृषि कार्य में बहुत परिश्रम करना पड़ता था, क्योंकि इस क्षेत्र में काली मिट्टी की अधिकता थी और काली मिट्टी खेती के योग्य बनाने के लिए बार बार हल चलाना पड़ता है। तो आपको भारत में पता है कि 2-4 प्रमुख फसलें हैं, इसलिए इतिहास जानने के लिए भूगोल जानना बड़ा जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि एक जलोढ़ मिट्टी जिसको एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, जो उत्तरी भारत में बहुत उपजाऊ मानी जाती है। लाल मिट्टी रेड सॉइल जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा रहती है। काली मिट्टी है ना, इस तरह की पठारी मिट्टी है। इसके अलावा आपको जो इग्नियस रॉक्स वाले चट्टानों वाली जो मिट्टी है वो अलग है। तो इस तरह से कई सारी मिट्टी है जो मिट्टी जिसमें अलग अलग कंडीशन, वर्षा की आवश्यकता और जुताई की आवश्यकता अलग अलग तरीके से पड़ती है। तो किसानों को ये समस्या भी देखनी पड़ती थी। लाल मिट्टी वाले खेतों के लिए भी कठोर परिश्रम करना पड़ता था। किसान लोग खेतों में जुताई के लिए लकड़ी के बने कई प्रकार के हलों का प्रयोग करते थे। तो लकड़ी का एक लंबा, जैसे हल कैसा होता था, एक ऐसे लंबा सा होगा लकड़ी का, और इसमें नीचे जो है लोहे का क्या बना रहेगा, लोहे के फाल लगे रहते थे और हल्की लकड़ी रहती थी। तो इस तरह हलों का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त किसान लोग कृषि कार्यों के लिए जैसे लोहे के दांत वाले कई प्रकार के पटरे, बीजन पुआस, कुदाली, हंसिया, तो आप कह सकते हैं कि कृषि उपकरण के रूप में आप ये पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो कृषि उपकरण, अगर आप मुगल कालीन किसानों की बात करें तो आप ये महत्वपूर्ण 2 पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में बताता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब किसान और उनकी भूमि की अगर बात करें, अच्छा, किसानों और खेतियों के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज चलता था, भू राजस्व की प्रणाली। वो अलग सेशन में देखेंगे कैसे भू राजस्व और टैक्सेस क्या क्या सिस्टम था। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारतीय फारसी स्रोतों में किसान के लिए रैयत या मुजारियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये रैयत शब्द बहुत बाद तक भी इस्तेमाल किया जाएगा। जब ब्रिटिशर्स भी आते हैं तो आपने देखा कि रैयतवारी सिस्टम दक्षिण भारत में शामिल किया गया। जैसे जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट उत्तर भारत बंगाल के क्षेत्र में था, और रियोतवारी सिस्टम या रैयतवाड़ी सिस्टम दक्षिण भारत में अपनाया गया था। ठीक है, तो रैयत किसानों के लिए किया गया, और किसान या आसामी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था।
17वीं शताब्दी में स्रोतों से पता चलता है कि किसानों की दो श्रेणी थी, पहला खुद काश्तकार और दूसरा पाही काश्तकार। अभी मैंने शुरू में ही बताया। तो खुद काश्तकार कौन थे? वो जहां रहते थे, जिस गांव में उनका परिवार रहता था, वहीं पर उनकी खेती की जमीन थी और उनकी मालिकाना हक था और उस पर खेती करते थे। पाही काश्तकार क्या थे? जिस गांव में परिवार था उस वहां या घर था, वहां जमीन नहीं मिली उनको, वो कहीं दूसरे गांव में जाकर ठेके पर जमीन लेकर कार्य करते थे और परिवार उनका कहीं और रहता था। तो ये दो तरह के काश्तकार या जमीन के धारक लोग थे। खुद काश्तकार महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसका मतलब था स्वयं खेती करने वाला किसान, वो भूमि का स्वामी होता था और उसकी भूमि और उसका घर एक ही गांव में होता था। खुद काश्तकार किसान अपनी भूमि पर अपने परिवारजनों के सहयोग से खेती करता था और भूमि को किराए पे नहीं देता था। तो ये एक तरह से सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर या फार्मिंग का सिस्टम खुद काश्तकार था। जब तक वह भो राजस्व चुकाता रहता था, भूमि से बेदखल नहीं होता था, भूमि उसकी बनी रहती थी। पाही काश्तकार जो किसान थे, वे अन्य गांवों से ठेके पर खेती के लिए आते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पाही काश्तकार जिस भूमि पर खुद काश्तकार किसान के समान अधिकार होते थे, तो पाही काश्तकारों का भी अधिकार भूमि पर होता था, लेकिन वो कहीं और से आके ठेके पे उसको लेते थे। पाही काश्तकार जिस भूमि पर खेती करता था उसका स्वामी होता था और उसको भूमि उस गांव में नहीं होती थी, उसका घर कहीं और होता था। तो आप क्लियरली अंतर समझ गए होंगे पाही काश्तकार और खुद काश्तकार में। ठीक है, चलिए। मुगल काल में उत्तर भारत में एक औसत किसान के पास एक जोड़ी बैल, 2 हल या संभवतः इससे अधिक नहीं होता था और कई किसानों के पास इतना भी नहीं था। तो एक आप कृषि में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लेंगे, संसाधनों की कमी। ठीक है, संसाधनों की कमी ये किसानों के पास रहती थी, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसान कितने समृद्ध हैं, डिपेंड करता है किस राज्य की बात हो रही है। किसी राज्य में 5 हेक्टेयर में ही बड़े किसान होते थे, कहीं ज्यादा हेक्टेयर होने पे भी छोटे किसान रहते थे। गुजरात में लगभग 6 एकड़ भूमि वाले किसानों को समृद्ध माना जाता था और बंगाल में औसत किसान के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होती थी और 10 एकड़ वाले आसामी अर्थात किसान को अमीर माना जाता था। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो समृद्धि का पैमाना था, अमीरी का पैमाना था, वो लैंड ओनरशिप था। कितनी जमीन आपके पास है, कहीं 5 एकड़ में बड़ा किसान था, कहीं 10 एकड़ में बड़ा किसान था। तो ये एक अंतर पे दिखाई पड़ता है। जब हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस भी किया था कि आईने अकबरी में, अकबरनामा में बताया गया है कि अलग अलग प्रांतों में जो आंकड़े हैं, जो तुलना किया गया है, जो स्रोत आंकड़े हैं, ये बहुत अलग अलग हैं। इसलिए ये बताना मुश्किल है कि एग्जैक्ट रियलिटी क्या थी। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर थी, जिसकी अपनी मालिकाना हक होता था। किसान लोग भी अपनी भूमि की खरीद बिक्री उसी तरह करते थे जैसे संपत्ति का स्वामी करता है। यानी कि खेती का खरीद बिक्री होता था, संपत्ति का खरीद बिक्री होता था और मिल्कियत यानी मालिकाना हक के अनुसार होता था। ठीक है, ये खेती से संबंधित एक छोटे क्रक्स पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सिंचाई के साधन और उत्पादन की तकनीक देख लेते हैं, यानी कि इरिगेशन का क्या पैटर्न था और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात अगर की जाए तो क्या था। तो एक ये महत्वपूर्ण बात देखी गई कि मुगल काल में भी कृत्रिम साधनों का उत्पादन किया गया, मतलब उसका व्यवस्था की गई। नहरों का निर्माण, कुंडों का निर्माण और रिहट जैसे प्रमुख उपकरण का इस्तेमाल किया गया। मुगल काल में मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था और आज भी है। हमारे यहाँ मानसून आपको पता है ना, 2 तरह के मानसून भारत में आते हैं, एक अरब सागर की तरफ से, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ से। और ये मानसून एक प्रमुख स्रोत होते हैं बारिश का, उस समय भी रहते थे। भारत में वर्षा नदियां सिंचाई के प्राकृतिक साधन थे और नदियों से भी हम सिंचाई करते हैं, नदियों से नहरें निकालते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए कुआं, तालाब और नहरों की सिंचाई के कृत्रिम साधन यानी आर्टिफिशियल सोर्सेस को भी पानी से खेतों तक पानी को पहुंचाया जाता था। यानी शासन प्रशासन ने एक आर्टिफिशियल सिंचाई की व्यवस्था करने का भी प्रबंध किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुओं से सिंचाई के लिए पानी ढेकली, चमड़े की बाल्टी, रहट आदि से निकालकर खेतों में पहुंचाया जाता था। तो ये उपकरण थे जिन उपकरणों का इस्तेमाल करके पानी खेतों में पहुंचाते थे। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा में रहट का प्रयोग बहुत चर्चा किया है। तो रहट एक अच्छा उपकरण था जिससे पानी आराम से निकालकर खेतों तक पहुंचा देते थे। और मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकलती थी। यानी आप कह सकते हैं कि कृषि के उपकरण, नहरों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, ये सब चीजें शासन प्रशासन में दिखाई पड़ रही थी, जिससे कि किसानों को खेती में, किसानी में आसानी हो। ठीक है, तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। कई साक्ष्यों से ये ज्ञात होता है कि मुगल शासकों द्वारा किसानों को सामूहिक रूप से जलाशय का निर्माण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था कि आप बड़े बड़े जलाशय या तालाब, पोखरे इस तरह बना लीजिए और वहां से आपको क्या दिया जाएगा, आप आराम से पानी से सिंचाई कर लेंगे। शाहजहां के शासनकाल में सिंचाई के लिए 2 नहरों का निर्माण किया गया और पुरानी नहरों का भी जीर्णोद्धार कराया गया, जैसे जो शाह नहर था पंजाब का, ये इसका उदाहरण है। तो यद्यपि कृषि अत्यधिक श्रम का कार्य था,
लेकिन फिर भी कृषि कार्य को आसान बनाने के लिए किसानों द्वारा तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी तक हमने किसानी में क्या देखा, 2-3 वर्ग थे, कृषि मजदूर, खेतिहर किसान, किसानों का 2 भाग, खुद काश्तकार, पाही काश्तकार, जमींदार का रोल भी हमने देख लिया, जमींदार भी था और उनसे एक संबंध भी थे और उसका प्रभाव भी था। संसाधनों की कमी वाला किसान था, मिल्कियत के सिद्धांत पर खेतों की खरीद बिक्री देख ली, ठीक। और हमने ये भी देख लिया कि अब उपकरण और तकनीकों का इस्तेमाल इसमें हो रहा था। कृषि उत्पादन पशु बल पर आधारित था, पशुओं का इस्तेमाल करके जैसे बैलगाड़ी, बुग्गी गाड़ी ऐसे चलाते थे। हल्के हल का प्रयोग किया जाने लगा जिससे नुकीली धार लगाकर आसानी से खेतों को जोता जा सके। तो टेक्निक्स की अगर बात करें तो इस तरह के टेक्निकों का इस्तेमाल वहां पर होता था। सामान्यतः बीजों को हाथों से छिड़क के बोया जाता था, आज भी होता है बीज को छिड़क के बोना, ये सब तकनीक है। और बैलों द्वारा खींचे जाने वाले बरमे का प्रयोग किया जाता था, जिसे बैल खींच के जुताई के बाद खेत को बराबर करते हैं और फसलें उग सकें। इस काल में कृषि तकनीक के तौर पर मिट्टी की गुड़ाई और फसल की निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धारों का प्रयोग किया जाता था। ये सब तकनीक है, पतले धार होंगे, लकड़ी का मूठ बोलता है हैंडल को, तो मूठ को पकड़ के और लकड़ी लोहे के धार से खेतों की निराई बुआई ये सब सारी चीजें की जाती थी। तो ये आज भी आप प्रैक्टिसेस देख सकते हैं, अब तो सब मशीन से इस्तेमाल हो रहे हैं। अब एक और इसमें पार्ट आता है कि जो ये किसान खेती करते थे, क्या ये केवल महज गुजारे के लिए था या ये खेती वाणिज्यिक भी था। तो देखिए बहुत स्पष्ट इस तरह के स्रोत मिले हैं कि मुगल कालीन वंश में जो खेती होती थी वो केवल रोजमर्रा या गुजारे के लिए नहीं थी। हाँ, ज्यादातर खेती रोजमर्रा के लिए थी, लेकिन फिर भी यहां पर हमने देखा कि नगद फसलें, नगदी फसलें या आप कह सकते हैं वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि जिसे कहा जाता, और इस तरह के फसलों को कहा जाता था जिनसे कामिल, जिनसे या जिन्स ए कामिल, ऐसी फसलें जिससे नगद प्राप्त हो, जिससे ज्यादा, जिसकी ज्यादा डिमांड हो या जो ज्यादा एक तरह से व्यापार के रूप में इस्तेमाल की जाए, जैसे तिलहन की फसलें, जैसे अफीम की खेती भी होने लगी, नील की खेती होने लगी, तो ये फसलें भी आती थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल यहाँ पर गुजारे के लिए खेती थी। तो मुगल काल में भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कृषि पैदावार में भिन्नता थी। इस काल में देश के अधिकांश क्षेत्र में वर्ष भर में 2 फसलें खरीफ और रबी उगाई जाती थी। मैंने अभी खरीफ और रबी के बारे में आपको बताया था। जहां वर्षा अधिक होती थी और प्रचुर साधन में सिंचाई था, वहां कई बार 3-3 फसलें भी हो जाती थी। ये भी महत्वपूर्ण है। चूंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य जनसाधारण का पेट भरना था, तो रोजमर्रा के आहार पर खेती का अधिक बल दिया जाता था। ये तो ठीक बात है कि ज्यादा से ज्यादा बल दिया गया कि भाई जो रोजमर्रा में जरूरतें हैं उतनी तो जरूर पूरी हो जाए। रोजमर्रा के आहार की आवश्यकताओं के लिए चावल, गेहूं, ज्वार, इन फसलों को अधिक उगाया जाता था। जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती थी वहां गेहूं की खेती ज्यादा की जाती थी, क्योंकि गेहूं में कम पानी चाहिए, चावल में ज्यादा पानी चाहिए। जिन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती थी वहां ज्वार, बाजरा, ये फसलें उगाई जाती थी। ये वो फसलें थी जिसको रोजमर्रा की फसलें आप कह सकते हैं, यानी ये रोजमर्रा कृषि से संबंधित थी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। स्वयं के उपयोग के लिए फसलें थी और मानसून आधारित ये फसलें थी। लेकिन रोजमर्रा के आहार से संबंधित खाद्यान्नों की खेती पर विशेष बल जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मध्यकालीन भारत में कृषि उत्पादन महज गुजारे के लिए किया गया हो। गेहूं, चना, जौ, ज्वार, चावल और बाजरा जैसी रोजमर्रा की फसलों के अतिरिक्त, ध्यान से समझिए, गन्ना, कपास यानी कॉटन, तिलहन, दलहन यानी दाल की फसलें, नील, अफीम, पोस्त, शोरा, ये सारी चीजों की भी खेती यहां पर की जाती थी, जिससे कि रोजमर्रा के अलावा जो डिमांड है पूरे, क्योंकि आयात निर्यात भी रहता था, इसको भी पूरा किया जा सके और इससे थोड़ा सा पैसा भी कमाया जा सके। अब मुगल काल में इन फसलों को जिनसे कामिल कहते थे, यानी सर्वोत्तम फसलें कहा जाता था। विशेष रूप से नगदी फसलें थी जिनके बदले में नगद पैसा मिलता था और डिमांड थी। जिनसे कामिल के अंतर्गत आने वाली फसलों को शासन उगाने के लिए किसानों को शासन सत्ता द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था, क्योंकि जिनसे कामिल के अंतर्गत आने वाली फसलों से राज्य को अधिक टैक्स या कर मिलता था और फसलों को नगदी फसलों के नाम से भी जाना जाता था। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नगदी फसलें आप जानते हैं जो कमर्शलाइज तरीके से यूज होती हैं, और प्रशासन और जो मुगल वंश था वो भी क्या करता था, प्रोत्साहित करता रहता था, बार बार प्रेरित करता था कि हाँ आप ऐसी फसलें उगाइए, इससे ज़्यादा लाभ हमको मिलने वाला है। मुगल प्रांत आगरा में रबी और खरीफ में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, 39 तरह की। दिल्ली प्रांत में दोनों मौसम में 43 यानी 43 तरीके, यानी देयर वाज अ ह्यूज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म प्रोडक्शन, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं कृषि विविधता।
या कृषि उत्पाद में विविधता, यानी कई तरह की फसलों को उगाया, 40-43 तरह की फसलें उगाई जाती थी। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि केवल रोजमर्रा के लिए फसलें थी, इससे क्वेश्चन आता है। इस प्रकार मध्यकालीन खेती को महज गुजारे की खेती कहना उचित प्रतीत नहीं है। बिल्कुल क्लियरली जस्टिफाइड हो गया। एक सामान्य किसान के द्वारा रोजमर्रा के आहार से जुड़े खाद्यान्नों के अतिरिक्त व्यवसायिक फसलों की भी खेती, यानी कि कॉमर्शियल फसलों की भी खेती की जाती थी। बहुत क्लियर कट बात बता दी गई, बिल्कुल डाउट में मत रहिएगा, ठीक है। 17वीं शताब्दी में जहांगीर के शासनकाल में भारत में तंबाकू और मक्का की भी खेती की जाने लगी। फिर जहांगीर को तंबाकू की खेती रोकनी भी पड़ी थी। 17वीं शताब्दी में विश्व के विभिन्न देशों में आने वाली अनेक नई फसलों की खेती भारत में की जाने लगी। जैसे मक्का कहां से आया, अफ्रीका और स्पेन से भारत पहुंचा, है ना। 17वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत की मुख्य फसल बन गई। इस तरह टमाटर, आलू जैसे पेरू से आया था। मिर्च जैसी सब्जियां, अनानास और पपीता, ये सब भारत में बाहर की दुनिया से। और आपको पता है कि 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग पूरी दुनिया से घूम घाम के आ रहे थे, तो ये सारी फसलें, नई नई तरह की बीज, ये सारी चीजें भारत में आ रही थी। और भारत में भी तेजी से इसका प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह की जलवायु है, हर तरह की मिट्टी है, तो ये सूट कर रहा था। तो इस तरह से एक तरह से जो मुगल काल में फार्मर्स या किसानों की स्थिति, किसानों के प्रकार, किस तरह की फसलें थी और क्या उत्पादन के तकनीक और उपकरण थे, इसकी हमने एक शॉर्ट चर्चा की है, संक्षेप में चर्चा की है। मेरे ख्याल से वो सारे बुलेट पॉइंट्स इसमें आ गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। कोई डाउट और समस्या हो तो अभी कमेंट बॉक्स में बताइए, समझ में आ गया होगा तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक और खास जानकारी ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आप कोई भी ऑप्शन, मान लीजिए अगर 7 to 12 हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हैं और कोई भी क्लासेस ले सकते हैं 7 से लेकर 12 तक। क्लास 12 अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई आप कर सकते हैं। वॉच नाउ करते ही आपको एक जगह पर पूरे सिलेबस का ओवरव्यू यानी खाका दे दिया जाएगा, क्या क्या सिलेबस में है। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, छोटे छोटे चैप्टर को टॉपिक्स में डिवाइड करके टॉपिक वाइज कंसेप्ट वीडियोस, बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू प्रश्न, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी चीजें आपकी परीक्षाओं के लिए जरूरी है वो सारी चीजें एक साथ दे दी जाती हैं ताकि आपको भटकना ना पड़े। और क्लिक करते ही आप वीडियोस ओपन हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस करके आप पढ़ सकते हैं। और चाहे आप हमारी वेबसाइट से पढ़ें, ऐप से पढ़ें या यूट्यूब पर पढ़ें, ये सारी की सारी शिक्षा क्या है, 100% निःशुल्क है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक लेकर आएं और आपकी शिक्षा को और आसान, निःशुल्क रूप से देते रहें बना के, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिए। इसी चैप्टर का अगला टॉपिक लेकर अगले वीडियो में आते हैं। महिलाओं की चर्चा करेंगे, भू राजस्व प्रणाली की चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।